मालती जी अपनी सास के कमरे में गई और कहने लगी, माँ जी, मैं सोच रही हूँ कि बहू से मिलाती हूँ। बहुत दिन हो गए उसे देखे हुए, और उसके लिए थोड़े लड्डू और ड्राई फ्रूट्स भी लेकर चली जाती हूँ। मानती हूँ कि उसके मायके वाले बहुत संपन्न हैं, लेकिन मैं जब जा ही रही हूँ तो खाली हाथ कैसे जा सकती हूँ। उनकी सास कहने लगी, ठीक है बहू जाओ, लेकिन जल्दी चली आना। मालती जी ने कहा, जी माँ जी, 4 घंटे आने जाने में लगेंगे और 1 घंटे वहाँ रुक जाऊंगी, तो शाम तक वापस चली आऊंगी। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। इतना कहकर वो अपना पर्स उठाकर घर से निकल गई। लड्डू तो उन्होंने एक दिन पहले ही बना लिया था और रास्ते से उन्होंने ड्राई फ्रूट्स भी खरीद लिए थे। उनकी बहू मुग्धा प्रेग्नेंट थी और अपनी पहली डिलीवरी के लिए मायके गई हुई थी। वैसे तो मालती जी नहीं चाहती थी कि बहू की डिलीवरी मायके में हो, लेकिन उनकी सास अपने नियमों की बड़ी पक्की थी और उनका कहना था कि बहू की पहली डिलीवरी मायके में ही होती है, तो उसे मायके जाने दो। मुग्धा ने जब यह बात सुनी थी तो उसका चेहरा उतर गया था, क्योंकि उसके मायके में भैया, भाभी और माँ ही थी। बचपन से ही उसकी माँ बेटे बेटी में भेदभाव करती थी, जिसके कारण मुग्धा को वो ज्यादा प्यार नहीं देती थी। हाँ, मुग्धा के पिताजी उसे प्यार दुलार देते थे, लेकिन वह अब इस दुनिया में नहीं थे, और जब माँ ही उसे नहीं पूछती थी तो भाभी का क्या ही कहना। वह जब भी मायके जाती थी तो ज्यादा देर वहाँ रुक नहीं पाती थी, क्योंकि मायके वालों का व्यवहार उसके प्रति कुछ खास अच्छा नहीं था। हालांकि उसके मायके में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसके भैया का मसालों का व्यापार था और घर में सुख सुविधा की हर वस्तु मौजूद थी, लेकिन उन सभी का दिल बहुत छोटा था। लेकिन मायके वालों की इज्जत खराब ना हो, इसलिए मुग्धा ने कभी अपने ससुराल में यह सब किसी को बताया नहीं था। सभी लोग यही सोचते थे कि मुग्धा को मायके में बहुत प्यार दुलार मिलता होगा, लेकिन जब मुग्धा को डिलीवरी के लिए मायके जाने के लिए कहा गया तो उसका मन घबराने लगा था। मगर फिर भी बड़ों की बात मानकर वह अपने मायके चली गई थी। आज उसे मायके गए हुए 1 सप्ताह हो गया था, तो उसकी सास उससे मिलने के लिए जा रही थी। 2 घंटे का सफर तय करके जब मालती जी बहू के मायके पहुंची तो उसके घर का दरवाजा खुला हुआ ही था। अचानक से बहू के मायके पहुंची सास अपनी बहू की हालत देखकर घबराहट के मारे पसीने से भीग उठी। मालती जी ने देखा कि उनकी बहू मुग्धा प्रेगनेंसी में भी नीचे बैठकर बर्तन मांज रही थी और उसकी भाभी उस पर चिल्लाए जा रही थी कि तुमने क्या सोचा है कि तुम यहाँ आकर मुफ्त की रोटियां तोड़ने बैठ जाओगी और मैं बैठकर बर्तन धोऊंगी। अब इस घर में रह रही हो तो काम तो करना ही पड़ेगा। एक तो वैसे ही तुम्हारी माँ कोई काम धाम नहीं करती है, और ऊपर से यहाँ पर अपनी सेवा करवाने आ गई तुम। कान खोल कर सुन लो, तुम्हारी डिलीवरी होगी तो मैं तुम्हें किसी सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट करके आ जाऊंगी, लेकिन तुम्हारी सेवा नहीं हो पाएगी हमसे। पता नहीं यह कैसा नियम है तुम्हारे ससुराल का कि पहले डिलीवरी मायके में ही होनी चाहिए। मुझे अच्छे से पता है, ससुराल में तुम्हें नमक रोटी खाने के लिए मिलती होगी, तो तुम बढ़िया बढ़िया माल खाने के लिए मायके में आकर बैठ गई हो। भाभी की फटकार सुनकर मुग्धा, जो रोते हुए बर्तन साफ कर रही थी, धीरे से बोली, भाभी, आपके ताने और डांट फटकार से अच्छा तो मेरे ससुराल की नमक रोटी है। वह तो बस मैं नियमों में बंधी हुई हूँ और मायके की इज्जत ससुराल में खराब ना हो जाए, इसलिए चुप हूँ, वरना एक बार अपने ससुराल में बता दूं कि यहाँ पर मेरे साथ कितना गलत व्यवहार किया जा रहा है तो वो लोग मुझे एक पल भी यहाँ रहने नहीं देंगे। उसकी भाभी चिल्लाते हुए बोली, जा, जो कहना है कह दे। प्रेगनेंसी में सबके लिए तू एक बोझ ही है, तभी तो उन लोगों ने तुझे यहाँ लाकर फेंक दिया है। मालती जी से अब रहा नहीं गया। वह मुंह बनाते हुए आंगन में पहुंच गई और उन्होंने तुरंत ही अपनी बहू का हाथ पकड़कर उसे उठाया। उसके आंसू पोंछते हुए वह कठोर नजरों से उसकी भाभी की ओर देखने लगी तो अचानक से मालती जी को वहां पर देखकर नैना सकपका गई और कहने लगी, अरे आंटी जी, आप आइए, बैठिए ना। मालती जी गुस्से में कहने लगी, मैं बहू के लिए कुछ ड्राई फ्रूट्स और लड्डू लेकर आई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी बहू के साथ उसके मायके में इतना बुरा व्यवहार किया जा रहा है। अरे, तुम्हें अगर अपनी ननद की देखभाल नहीं करनी थी तो तुम उसी समय मना कर देती। यहाँ पर तुम इसे रख भी रही हो और नौकरानी की तरह इससे काम भी करवा रही हो, ऊपर से ऐसे ताने भी मार रही हो। तुमने क्या सोचा कि हमारी बहू के लिए हमारे घर में जगह नहीं है? हमें पैसे की कोई कमी नहीं है। वह तो अम्मा जी ने कहा कि बहू की पहली डिलीवरी उसके मायके में ही होगी। तुम्हारे पति होंगे बहुत बड़े व्यापारी, हम गरीब ही सही, लेकिन ऐसे समय में बहू की देखभाल करना हम अच्छे से जानते हैं। लेकिन अब मैं कोई नियम नहीं मानूंगी, क्योंकि इंसान की जिंदगी से बढ़कर कोई नियम नहीं होता है। मैं अपनी बहू को आज यहाँ से लेकर जा रही हूँ और जब तक बहू का मन नहीं करेगा तब तक इसे दोबारा मायके आने के लिए भी कोई नहीं कहेगा। फिर बहू से बोली, चलो बहू, अपना सामान पैक कर लो, हम अभी यहाँ से चल रहे हैं। मुग्धा बहुत भावुक हो गई, उसके होंठ कांप रहे थे, लेकिन गले से कोई शब्द नहीं निकल पा रहे थे। वह जल्दी से अपने कमरे में गई। उसने अपना सामान पैक किया तो उसकी सास ने उसका बैग उठाया और उसका हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर लेकर निकल गई, और नैना बस उन दोनों को जाते हुए देखती रह गई। जब मुग्धा अपने ससुराल पहुंची तो उसकी दादी सास उसे देखकर हैरान रह गई।
जब मालती जी ने उन्हें सारी बातें बताई तो उन्होंने मुग्धा से कहा, हमें माफ कर देना बहू, हमें नहीं पता था कि मायके में तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार किया जाता है। अब तुम्हें डिलीवरी के लिए मायके जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि ससुराल में ही हम तुम्हें मायके के जैसा प्यार दुलार देंगे, तो तुम्हें अब कभी मायके की कमी ही महसूस नहीं होगी। मुग्धा आगे बढ़कर अपनी दादी सास के गले से लग गई। वह मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद देने लगी, जिन्होंने भले ही उसका मायका खराब दिया, लेकिन कम से कम ससुराल अच्छा दिया था। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एक कहानी और सुन लीजिए। दूसरी कहानी का नाम है जीजा जी दामाद ऐसे भी होते हैं। विधि अपने पति तुषार के साथ मायके पहुंची तो उसने देखा कि उसकी दीदी शोभा और जीजा पवन जी भी घर पर आए हुए थे। शोभा दीदी को देखते ही वह खुशी से अपनी दीदी के गले लग गई, लेकिन जीजा जी पर नजर पड़ते ही उसने प्रणाम करके उनसे दूरी बना ली। विधि अपने जीजा जी को जरा भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि उसके जीजा जी जब भी घर आते थे तो हमेशा अपनी आवभगत करवाने के लिए घर में सबको परेशान करके रख देते थे। खाने में चाहे कितना भी कुछ भी क्यों न बना हो, वह कोई न कोई कमी निकाल जरूर देते थे। जैसे कि कटहल की सब्जी बनी हो तो शिकायत करते थे कि भिंडी फ्राई क्यों नहीं बनाई, और भिंडी फ्राई बनी हो तो कहते थे कि आलूदम क्यों नहीं बनाया। मतलब नुक्स निकालने वालों को तो कोई न कोई बहाना तो मिल ही जाता है। ऐसे ही अगर मीठे में गुलाब जामुन आए रहते थे तो कहते थे कि मुझे तो रसगुल्ले खाने की इच्छा थी। खैर, किसी तरह गुलाब जामुन ही खा लेता हूँ, और रसगुल्ले होते तो कहने लगते कि आज तो मुझे जलेबी खाने का मन कर रहा था। आप लोग तो दामाद की पसंद का ध्यान ही नहीं रखते हैं। अब घर में जब भी जीजा जी आते थे तो घर में सभी लोग बड़े परेशान हो जाते थे, और सब लोग इसी कोशिश में जुटे रहते थे कि दामाद बाबू को किसी बात का बुरा न लग जाए। जरा जरा सी बात पर उसके जीजा जी मुंह फुला लेते थे, और फिर पूरा परिवार उन्हें मनाने में जुट जाता था। विधि को यह सब देखकर बहुत चिढ़ मचती थी। इसलिए विधि अपनी शादी के बाद जब पहली बार अपने पति के साथ मायके आ रही थी तो उसने अपने पति को पहले से ही समझा दिया था कि वह ससुराल में जाकर ज्यादा नखरे न दिखाए। तुषार भी हंसते हुए बोला था कि मैं क्यों नखरे दिखाऊंगा, मेरे लिए तो जैसे मेरा घर है वैसे तुम्हारा घर है। और सच में तुषार ने अपने कहे हुए शब्दों का मान भी हमेशा रखा था। ससुराल आने पर वो घर में बहुत ही सहज व्यवहार करता था। जो भी खाने पीने के लिए मिलता था वो बहुत तारीफ करके खाता पीता था, और इसके साथ ही घर के कामों में भी हाथ बटा दिया करता था, जिससे विधि के माता पिता भी तुषार से बहुत प्रसन्न रहते थे। जहां अपने बड़े दामाद को देखकर वह लोग घबरा जाते थे कि उनसे कहीं कोई चूक न हो जाए, वहीं छोटे दामाद को देखकर उन दोनों का मन प्रसन्नता से खिल उठता था, और वह लोग हंसी खुशी एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा समय व्यतीत करते थे। आज पहली बार ऐसा हो रहा था जब तुषार और पवन एक साथ आमने सामने थे। खाने की टेबल पर फिर से पवन नखरे दिखा रहा था, और विधि की माँ अहिल्या जी और दीदी शोभा भाग भाग कर पवन की फरमाइश पूरी कर रही थी। शोभा तो एक दो बार दबे जुबान से कह भी रही थी कि जो बना है खा लीजिए ना, क्यों इतने नखरे दिखा रहे हैं, लेकिन पवन उल्टा उसे ही आंखें दिखा देता था। तुषार जो कुछ भी बना था उसे ही बड़े मजे से खा रहा था और हंसी मजाक भी कर रहा था। तुषार का यह व्यवहार पवन को कुछ खास अच्छा नहीं लगा। खाना खाने के बाद पवन तुषार से बातें करते हुए उसे एक कोने में लेकर गया और कहने लगा, अरे तुषार, तुम तो हम दामाद लोगों की नाक ही कटवा दोगे। अरे दामाद को ससुराल में नाक ऊंची करके चलना चाहिए। तुम तो भीगी बिल्ली बनकर बैठे रहते हो। तुम कैसे दामाद हो? दामाद का एक अलग रुआब होता है। जब तक वह ससुराल में आकर चार नखरे ना दिखाए तब तक वह दामाद कहेगा। उसी समय विधि सभी के लिए आइसक्रीम लेकर आ रही थी। उसके कानों में भी जीजा जी की बात पड़ गई थी। उसने मजाक करते हुए आज कह ही दिया, जीजा जी, कुछ दामाद मेरे पति के जैसे भी होते हैं, जो अपने ससुराल को बस ससुराल नहीं मानते बल्कि अपना घर मानते हैं, और वह बिल्कुल बेटे की तरह अपने सास ससुर का मान सम्मान भी करते हैं, ना कि नखरे दिखा दिखाकर उन्हें परेशान करते हैं। इतना कहकर वह वहां से चलती बनी और पवन उसका मुंह देखता रह गया। जब उसने पलट कर तुषार की ओर देखा तो तुषार ने कहा, हम इतना रुआब और इतनी अकड़ लेकर कहाँ जाएंगे? इससे बेहतर तो यह है कि जब भी हम आपस में मिले तो प्यार से मिले, ताकि जब लोग हमसे अलग हों तो दोबारा हमसे मिलने की राह देखें। अगर हम अपना व्यवहार अच्छा नहीं रखेंगे तो लोग सामने से भले ही हमारा कितना भी सम्मान कर ले, लेकिन दिल से हमारा सम्मान नहीं कर पाएंगे। और मैं दिल से रिश्ते निभाने में यकीन रखता हूँ, ना कि जोर जबरदस्ती से आवभगत करवाने में। इतना कहकर वह भी वहाँ से चला गया। पवन की हरकतों में तो कोई सुधार नहीं आया। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, दामाद को किसके जैसा होना चाहिए, तुषार के जैसा या पवन के जैसा? आप अपने विचार कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मेरी लिखी हुई और नई कहानियों के लिए कथा संचय चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।